नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो लेटेस्ट अभी आपका बुक लॉन्च किया गया है खान जीएस रिसर्च सेंटर की ओर से, इसका सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले ऑलरेडी आपका सेट नंबर 1 को अपलोड किया जा चुका है। जो नेक कैंडिडेट है प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्लास को अटैम्प्ट लेंगे। साथ ही इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बुक के अंतर्गत 20 आपका न्यू आपका सेट लॉन्च किया गया है, जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग किया गया है और एग्ज़ाम से जो एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर साथियों देखेंगे तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें आपका 20 सेट लॉन्च किया गया है, प्लस आपका 20 आपका सॉल्व पेपर आपको दिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो भी प्रश्न आपका पूछा गया है ये चीज़ें दिया गया है, प्लस आपका चैप्टर वाइज थ्योरी दिया गया इस बुक के अंतर्गत। इसके पहले जो आपका खान जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से बुक आपको प्रोवाइड किया गया है, लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो क्या है कि जो आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चंस आपका आता है ये आपके पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग था, क्योंकि जिस प्रकार से रिसेंटली आपका जो है चेंजिंग किया गया है, जैसे कि आपका रीजनिंग का पूछा जाना है या मैथमेटिक्स में देखेंगे तो आपका क्वेश्चंस का लेवल जो आपका फिक्स किया जाना, और फिर सिलेबस में अगर देखेंगे तो 10th के समकक्ष आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का किया गया है। इसके पहले जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट होता था सिलेबस में आपका 12th बेसिस आपका लिखा हुआ रहता था। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर 20 सेट अभी आपका लेटेस्ट में आपका लॉन्च किया गया है, तो इसका 20 सेट आपका जो है टेलीग्राम पर आपको एक ही साथ आपको भेज दिया गया है। और इस बुक का बेहतरीन खासियत यह है कि जस्ट आपका क्वेश्चंस का नीचे जो है आंसर आपको दिया गया है, प्लस आपको डिस्कशन भी आपको कई सारे लाइन में दिया गया है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, नीचे आपको आंसर दिया गया है। और जहाँ तक इस बुक का देखेंगे तो आपका रियलिटी ये है कि इस बुक को अगर आप बेहतरीन तरीक़ा से कवर कर लेते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आपका इसी बुक से आपका आ जाएगा, जिस प्रकार से इसका डिस्कशन दिया गया है। बाकी अभी आप सभी लोग जो है सारे मटेरियल्स को देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड की गई है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि ये आपका सेट नंबर आपका 2 है, जिसको कि आज के इस क्लास में हम लोग रिवील करेंगे। तो आज का दोस्तों आप पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है और सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट लेने का प्रयास करेंगे। चाहे तो इस बुक का जो कम्प्लीटली आपका मटेरियल्स है इसका 450 आपका जो है प्राइस आपका है। चाहो तो आप बुक को अचीव कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, या फिर हमारे ग्रुप पर इस बुक का जो है PDF आपको सेंड कर दिया गया है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको A to Z कंप्लीट कर पाएँ। और ग्रुप का जो फी आपका है ये आपका 99 है। जो कैंडिडेट इच्छुक है इसके लिए आप ऐड हो सकते हैं इस ग्रुप के अंतर्गत। सिर्फ बुक ही नहीं बल्कि ऑल ओवर जितनी भी आपका मार्केट में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बुक आपका लॉन्च किया गया है, ये सारे बुक का ऑलरेडी आपको PDF प्रोवाइड किया जा चुका है। इसके अलावा खान जीएस रिसर्च सेंटर का जितने भी आपका मटेरियल्स है ये आपका A to Z प्रोवाइड किया जा रहा है। ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल भी आपका रिसेंटली आपका गाइडेंस बैच आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि री एग्जाम को लेकर के सारी चीज़ें आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आपका टेस्ट जितनी भी आपका है A to Z आपको टेस्ट सीरीज आपको दिया गया है, ताकि आप टेस्ट लगा पाएँ। तो ग्रुप जो चलता है गाइडलाइंस के तहत चलता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से जितनी भी आपका क्लास नोट्स है आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाए। रिवीजन करने में आपको आंसर खोजने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर में टिक कर दिया गया है। प्लस टेस्ट PDF आपको प्लेन मिलता है, मतलब एक गाइडलाइंस के तहत किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो कैंडिडेट इसके अंतर्गत ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर 7050513705 पर कॉल या SMS करके आप सिंपली इंक्वायरी लेंगे। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, या पेमेंट करके आप 99 इस पर डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सीधा आपको ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो आपका बिट्टू झा और रोशन सर का जो आपका वीडियो क्लासेस है दोस्तों, आपका ये आपका वीडियो क्लासेस अलग ग्रुप पर आपके चला जा रहे हैं, जो कि आपका 999 का कोर्स है, प्लस आपका 2100 का कोर्स है। ये मात्र आपको 99 में ऑल ओवर सारे फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप ग्रुप के अंतर्गत ऐड होकर के बेहतरीन तरीका से इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं, जिसमें कि गाइडेंस बैच का आपका वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल आपको करा दिया गया है। तो बिल्कुल आप सारी चीज़ों को एक सीरियल वे में जो है क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली आए थे। इसका कुछ महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली ऐसे यूरोपीय व्यापारी थे जो सबसे पहले हिंद चीन आए थे। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार कौन है। दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो याद रखेंगे भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार कौन है। तो ये आपका जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता पुस्तक की रचना किया है। इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत भारत माता कविता के रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गुंजन, जो आपका चिदंबरा, युगांत,
स्वर्ण गोधूली आदि जो है इनका रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिला के अंतर्गत, और बिहार के अंतर्गत जूट का सबसे उत्पादन ज़्यादा जो है पूर्णिया के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जलालगढ़ किला मुगल काल के दौरान एक सैनिक छावनी थी। जलालगढ़ किला बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के अंतर्गत स्थित है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सारे जहाँ से अच्छा ये जो हमारा गीत है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा गाया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना ये किसने किया है, तो दोस्तों मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे, सारे जहाँ से अच्छा गीत की रचना उर्दू में मोहम्मद इकबाल ने की थी। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम ये आपका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है ये भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम कहाँ से उपनिषद जो है आपका लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इतने पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक दिया गया यहाँ पर आपका कि बहादुर शाह जफर द्वितीय यानी सेकेंड था, जिसने 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जफर को बर्मा यानी म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो हमारा जफर जो सेकेंड है आपका को निर्वासन की सज़ा सुनाने वाले जज का नाम मेजर हैरियस था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक लगाएंगे। कहा जा रहा है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि हिंदू महासभा के संस्थापक थे। इनमें से कोई नहीं, देखिए आपका इनमें से कोई नहीं, ये आपका नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सन 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन किया था। तो दोस्तों आपको जो पॉइंट याद रखना है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू सभा की स्थापना 1915 में किया था, हिंदू महासभा का गठन किया था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश ने नमक पर टैक्स लगा दिया था, इसी कारण से महात्मा गांधी ने इन यात्रा को किया था, जिसमें कि महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ इन यात्रा को किया था, जिसमें कि उन्होंने 388 किलोमीटर की यात्रा कवर किया था, और ये आपका 12 मार्च 1930 को किया गया था। तो डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा कब किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको याद रखने हैं, और मैं आपको बता दूं कि अलग से आपको जो है मैथमेटिक्स के लिए क्लास करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस बुक के अंतर्गत आपका थ्योरी जो मैथमेटिक्स का दिया गया है, इसको आप सभी लोग क्लियर कर लीजिएगा, तो पूरा ऑल ओवर आपका जो है मैथमेटिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए अलग से आपको भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका कुछ महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा को लेकर के कि महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगों का अंग्रेजी सरकार का अनदेखी करने पर गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान तक दांडी यात्रा नमक यात्रा निकाली थी। अगर दोस्तों बात करेंगे कि इन यात्रा को कब किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को किया गया था। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि तुम मुझे
खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, ये आपको पूछा है। देखिए दोस्तों, नारा से रिलेटेड प्रश्न आपका इस बार 1 अक्टूबर का जो शिफ्ट कंडक्ट हुआ था इसमें आपका पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि सन 1940 में आगरा के चुंगी मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इस नारे ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन से। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल की कवि थी। मीराबाई भक्ति काल की कवियत्री थी, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है ये केपलर के नियम के अकॉर्डिंग। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, ये जो है कोपरनिकस के द्वारा कहा गया था। जबकि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, ये केपलर के द्वारा कहा गया था। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केपलर के नियम द्वारा ग्रहों की गति का चालन होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षी बिहार में 1907 में जमशेदपुर टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिहार के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर जी टाटा के द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखेंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि बिहार के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % में उपस्थित होता है। दोस्तों वायुमंडल के अंतर्गत नाइट्रोजन आपका 78% आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे थोड़ा, तो ध्यान रखेंगे कि जो आपके नाइट्रोजन होता है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्तों बात करेंगे तो 0.0 आपका 3% पाए जाते हैं। वही दोस्तों ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन आपका 21% आपके पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन की दोस्तों बात किया जा रहा है तो नाइट्रोजन आपका 78% पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आपके अन्य गैस पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आपके पाए जाते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। दोस्तों कई बार मैंने आपको नोट्स में कवर कराया है, वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल को खरीफ फसल, जबकि शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं, यानी ठंड के मौसम में बोए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं। इसके अलावा एक आपका होता है जायद फसल। जायद फसल की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो जैसे कि आपका मूंग है, तो मूंग आपके जायद फसल के अंतर्गत आता है, क्योंकि ना तो ये आपके ऋतु में बोए जाते हैं और ना ही तो फ्रेंड्स आपके ये जो है आपके वर्षा के दिनों में, यानी वर्षा ऋतु में आपके बोए जाते हैं, तो ये आपके जायद फसल होते हैं। तो एग्जामिनर फंसाने को लेकर के मूंग दे करके आपका पूछा जाता है ये किस प्रकार के फसल है या निम्न में कौन सा जायद फसल है, तो निश्चित रूप से आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहता है मूंग। तो मूंग को आप लोग लगाएंगे, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है दोस्तों, यानी वर्षा ऋतु में नहीं बोया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका वर्षा ऋतु में गेहूं को बोया जाता है, सरसों को बोया जाता है, चना को बोया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वार। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बरसा, ज्वार, तिल, ज्वार, मक्का आदि खरीफ की फसल है। गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसल है। तो इस सभी पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों निश्चित रूप से क्वेश्चन फंसेंगे, तो आप सभी लोग इसको रट लेंगे। कहा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। और हीराकुंड बांध महानदी के तट पर अवस्थित है, जो ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा प्रश्न हमारा आता है कटक, जो भारत का चावल अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर है, तो कटक में है, जो कि महानदी के तट में अवस्थित है।
और ये आपके ओडिशा के अंतर्गत है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। चलिए, इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है कि भारत के ओडिशा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह बांध भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी के पास बना है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में पाया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम राज्य में स्थित असम की पहाड़ियाँ पश्चिमी ढाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वृष्टि छाया क्या है। एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। वृष्टि छाया क्या है? तो दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, इसे वृष्टि छाया कहा जाता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साथियों कुछ महत्वपूर्ण आपका फैक्ट दिया गया है जो कि आपको याद रखने हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसे वृष्टि छाया कहते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और आसपास शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ की ज़मीन कठोर हो जाती है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों भारत की स्थल सीमा की टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यह सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। साथियों भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और भारत ऑल ओवर सबसे लंबी बड़ी सीमा किसके साथ साझा करती है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये बांग्लादेश के साथ करती है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। भारत की जलीय सीमा की बात करेंगे तो ये आपका 7516 किलोमीटर लगभग आपका है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको याद रखने हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकार सर्वोच्च होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदयुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को पदयुक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को फिर से रिपीट करेंगे। एग्जाम में आपका रिपीट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदयुक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं। इस प्रस्ताव को प्रार्थना कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो सरकारी राजस्व और व्यय से राजकोषीय नीति का संबंध है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है जो कि आपको याद रखना है। राजकोषीय नीति एक मार्गदर्शक शक्ति है जो सरकार को यह तय करने में मदद करती है कि आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए। यह वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्तियों एवं उसके व्यय से संबंधित होते हैं। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय का अधिकार किसको होता है? दोस्तों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सदन के अध्यक्ष को होता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। तो भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो सदन के अध्यक्ष लेते हैं। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। साथियों भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची एवं संविधान के 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल प्रावधान का उल्लेख को जोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि कृपया ध्यान दें, भारत में दल बदल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं।
ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को देता है। इस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार है, जैसे कि दोस्तों आपका बंदी, प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, लेख, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। दोस्तों महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जाने का प्रावधान आर्टिकल 61 के अंतर्गत दिया गया है और राष्ट्रपति को नियुक्ति को लेकर के जो है यानी शपथ को लेकर के आर्टिकल 60 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जब भी कभी राष्ट्रपति संविधान पर आक्रमण करते हैं तो संसद के द्वारा 14 दिन पूर्व जो है सूचना दे करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जा सकते हैं महाभियोग को पारित करके। तो ध्यान रखेंगे। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। ये दोस्तों आपको बताना है कहाँ पर दिया गया है। तो कटौती प्रस्ताव दिया गया है। नई जो है आपका अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के मामले दिया गया है संविधान के प्रावधानों में सरकार के निष्कासन में। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के संशोधन में। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है जो निम्न विधियों के आधार पर किया जाता है। दोस्तों प्रीवियस ईयर में प्रश्न आपका पूछा गया है संविधान संशोधन जो है आपका ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। 368 आर्टिकल के तहत किया जाता है, जैसे साधारण विधि द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, इसके अलावा साधारण प्लस विशेष बहुमत प्लस आपका राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से आपका, जिस प्रकार से भी आप देखेंगे 400 प्लस का नारा दिया गया था। तो इसमें क्या है कि अपोजिशन से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है और कुछ भी आप चाहो तो संविधान में संशोधित आप कर सकते हैं। तो इसी कारण से आपका था। तो ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में इतनी चीज़ों का अप्रूवल आपका अनिवार्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 32 को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देशिका या प्रस्तावना। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण साथियों पॉइंट है कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव ही है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। तो किस आर्टिकल के तहत है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं कि ये आपका अनुच्छेद आपका 359 के तहत है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 359। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट दिया गया है। तो याद रखेंगे जब देश में आपातकाल लागू हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तथा भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, जिसका वर्णन आर्टिकल आपका जो है देखेंगे तो आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 36 से लेकर के फ्रेंड्स आपका 51 तक आपका दिया गया है। जबकि भाग की बात करेंगे तो ये भाग आपके 4 के अंतर्गत दिया गया है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में राजस्थान के नागौर जिला के अंतर्गत
लागू किया गया था। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। दोस्तों भारत के संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आपके शामिल होते हैं। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है तथा संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा को मनोनीत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत की वित्तीय समिति की समीक्षा कौन करता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग करता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग द्वारा राज्य सरकार को पंचायतों व नगर पालिकाओं की धन वितरण के संबंध में सिफारिश करना है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कहा जा रहा है कि आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। जैसा कि साथियों अगर देखेंगे तो पहले जो आपका था ये आपका मतदान करने की आयु ये आपका 21 ईयर्स था, बट आपका 61वां संविधान संशोधन के तहत आपका 1989 में मतदान करने की आयु को जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष आपका कर दिया गया है। तो एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 में आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अर्थात वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु आपका 18 वर्ष किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश को साथों बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है, जबकि किसी एक देश की कंपनी के द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ज्वेलरी के लिए होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट याद रखना है। ज्वेलरी के उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। ज्वेलरी उत्पादन प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि से बने होते हैं। हॉलमार्क इनकी जो है गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया है, देखिएगा। तो प्रश्न आपको यहाँ पर कहे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि उस एजेंसी का नाम जिसके कहा जा रहा है कि मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और याद रखेंगे कि भारतीय खाद्य निगम FCI एजेंसी मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद खरीदती है। कहा जा रहा है कि खरीदती है, खदान खरीदती है। कहा जा रहा है कि खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम का गठन हुआ है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। साथियों भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट को जारी करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों बैंकिंग सेक्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत पूछा जा रहा है, जो भी आपके ऑल ओवर आपके एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स बात करेंगे 1 रुपये के नोट जो आपके होते हैं इस पर किसका हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे अगर हम लोग, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है। यह एक केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जबकि इसके राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे ये आपका 1949 में आपका हुआ था, यानी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक की जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी सामाजिक भेदभाव के
सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, इसे हम लोग सामाजिक न्याय कहते हैं। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। सामाजिक न्याय के आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमता न्यूनतम हो, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो, इसे हम लोग सामाजिक न्याय कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगठित क्षेत्र में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा संगठित क्षेत्र। कुछ आपका पॉइंट दिया गया है। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो सरकार के साथ पंजीकृत होता है और उस पर कई अधिनियम लागू होते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल आदि। इस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है और उन्हें कुछ निश्चित घंटों के लिए ही कार्य करना होता है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे, किसी वस्तु पर मूल्य निर्धारित होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मांग एवं पूर्ति, ये आपके दोनों पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऐसे में आपको गाइडेंस बेस्ड जो अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का लॉन्च किया गया है, यहाँ पर अभी आपका रिसेंटली आपका इकोनॉमिक्स आपका कवर कराया जा रहा है। तो इसको भी हम जो है एक सेशन में कंप्लीट आपको करा देंगे, जितने भी आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न होगा और जितने भी आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया था। साथियों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मूल्य एक बाजार की मांग और आपूर्ति घटकों के बीच बातचीत पर निर्भर करता है। मांग और आपूर्ति उपभोक्ताओं और उत्पादकों की खरीद और बिक्री में संलग्न होने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, और देखिए थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आप हाई करेंगे। पीडीएफ चूँकि आपका स्कैन किया गया है। देखिए कहा जा रहा है कि डैश आर्थिक स्थितियों को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकारी आय और कर समितियों का उपयोग है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है। कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास में शामिल है। आर्थिक विकास की दोस्तों बात करेंगे, केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को शामिल है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय आय निकाला जाता है ये प्रति व्यक्ति आय को लेकर के निकाला जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर बात करेंगे किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिकतम है, तो ये आपका गोवा का है। जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति अगर आय की बात करेंगे तो ये अपना बिहार का है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो देखिए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु। गैर पारंपरिक ऊर्जा पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अतः यहाँ विकल्प में दी गई गैस एक पारंपरिक ऊर्जा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। शायद प्रश्न को याद रखने के लिए एक बार रिपीट करेंगे, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देता है। यह योजना केवल केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिला डाकघर में खाता खोलकर 300 जमा करवा सकती है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीआरपीएफ निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैपिड एक्शन फोर्स। ध्यान रखेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स या इसे हम लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों होमगार्ड आपको पता है एनसीसी जो है एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का विशेष विंग जो दंगों व दंगों जैसी स्थितियों से निपटने व देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वर्ष 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च
वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा GSLV Mk 3 का यूज़ किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंतर्गत है, ने वर्ष 2019 में GSLV 10 जो है आपका GSLV Mk 3 से चंद्रमा पर चंद्रयान 2 को भेजा था, परंतु चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, जो चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग कर चुका है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपके 21 सितंबर को मनाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि अगर देखेंगे तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाए जाते हैं, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाते हैं, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाए जाते हैं, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? साथियों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड ध्यान रखेंगे संगीत के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे साथियों तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में योगदान हेतु ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए पहली बार रामारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे समारोह होना चाहिए था, चलिए समारोह ही दिया गया है। इस जो है आपका पुरस्कार के लिए पहला समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में एक है, 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP, जिसे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस कहते हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल शामिल होती है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई है तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली व आदर्श वाक्य शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो दोस्तों अभी रूस ने बनाया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में अकादमिक कहा जा रहा है कि लोमोनसोव नामक पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र है, जो रूस देश में स्थित है, परंतु भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र तारापुर के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि नियॉन लैम्प का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? तो लियॉन लैम्प का आविष्कार दोस्तों आपका जो आपका जारडोस क्लाउड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। नियॉन लैम्प का आविष्कार जारडोस क्लाउड के द्वारा किया गया था। सैमुअल कोल्ट का जो है रिवॉल्वर का आविष्कार जो है ये सैमुअल कोल्ट ने किया था। मार्टिन कपूर ने दोस्तों मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। विलियम कुलेन ने जो है प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का खोज किया था। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। ये करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अवतल दर्पण का प्रयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा ज्ञात किया जाता है, परंतु उत्तल दर्पण का प्रयोग ट्रकों, कारों आदि में पीछे के दृश्य देखने में प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखें। अगला दोस्तों नेक्स्ट कुछ हमारा प्रश्न दिया गया है। कहा जा रहा है कि फ्रैंक हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया जाता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेट इंजन का, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जेट इंजन के आविष्कार का श्रेय फ्रैंक हीटल को दिया जाता है और वर्तमान के अधिकांश विमानों में प्रयोग किया जा रहा जो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में
जल का क्वथनांक आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जबकि दोस्तों गलनांक की बात करेंगे तो ये आपका 32 होता है। सेल्सियस में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि केल्विन में 373 डिग्री आपका जो है केल्विन आपका जो है ये आपका जो है क्वथनांक होता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका एनीमोमीटर का किया जाता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पीडोमीटर चाल मापने में किया जाता है। वाहन के चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का, लेक्टोमीटर का दूध का घनत्व मापने के लिए, थर्मामीटर का मानव सामग्री का तापमान मापने के लिए, एनीमोमीटर का पवन वेग का मापने के लिए किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। दोस्तों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया था। आप सभी लोग इसको 2 से 3 बार 10 बार जितना बार रिपीट हो सके कर लेना और इस प्रश्न को याद रखेंगे। प्रश्न आपके आएंगे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण आपके खोजकर्ता और खोज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने पायस्चुरीकरण की खोज किया था। इसके अलावा आर्किमिडीज ने पेंच पंप का आविष्कार किया था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वेग का सूत्र है। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे कुछ फॉर्मूला दिया गया है। वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो इन सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, सर्वोत्तम गुणवत्ता कोयला जिसमें 80% से 90% 95% कार्बन होता है, इस कोयला को दोस्तों कहते हैं एंथ्रासाइट। चूँकि एंथ्रासाइट ये सबसे अच्छे ग्रेड के कोयला माने जाते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत कार्बन की प्रतिशतता लगभग 90 से 95% तक आपके पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे सबसे अगर खराब कोयले की बात करेंगे तो ये आपका पीट होता है। ध्यान रखेंगे आपका पीट होता है। तो इन सभी फैक्ट को दोस्तों याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है तो इसको याद नहीं रखना है। ये सभी दोस्तों आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एंथ्रासाइट के बारे में आपसे पूछा जाता है और एक आपका पीट के बारे में पूछा जाता है। तो पीट में आपका 25 से आपका 30% आपका पाया जाता है। और दोस्तों पूछा जाता है सामान्य स्तर के कौन सा कोयला होता है, ये दोस्तों आपका बिटुमिनस होता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। संघनन बहुलक की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका पॉलीप्रोपिन ये आपका नहीं है। इसके अलावा आपका पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएस्टर या पॉलीएमाइड की बात करेंगे तो ये सभी आपका है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि कहा जा रहा है दोस्तों कि इनमें से पॉली कहा जा रहा है कि पॉलीप्रोपिन एक जोड़ बहुलक का उदाहरण है, जबकि बाकी सभी संघनन बहुलक है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसका मैथमेटिक्स का दोस्तों कंप्लीटली आपको पीडीएफ ग्रुप पर आपको डाल दिया जाएगा। तो आप सभी लोग इसका जो है कंप्लीटली सॉल्यूशन करेंगे। बाकी सॉल्यूशन आपको दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि मोनोमर कहा जा रहा है कि क्रेप्टोलैक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6 का किया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों कुछ पॉइंट दिया गया है कि मोनोमर के कहा जा रहा है कि क्रेप्टोलैक्टम का नाइलॉन 6 बहुलक प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों किसका ये रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आपका जिप्सम का होता है। ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया है और यहाँ से दोस्तों निश्चित तौर पर आपके प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि याद रखेंगे एप्सम लवण की बात करेंगे तो MgSO4 होता है जिसे एप्सम लवण कहते हैं। जिप्सम CaSO4 2H2O होता है। गंधक यानी सल्फर S होता है। क्वार्च Si4 होता है। ध्यान रखेंगे इतने पॉइंट को यहाँ से। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाता है तो CaSO4 का होल 2 इंटू हाफ H2O होता है। तो इसको भी आप सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। जब भी दोस्तों जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। दोस्तों निष्क्रिय गैस की बात करेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, टोटल आपके 6 होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं।
क्लोरीन एक प्रकार का आपका हेलोजन है जिसको कि आवर्त सारणी 17 के अंतर्गत फ्रेंड्स आप कर रखा गया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ पॉइंट है आपका, जो गैस ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करे ना तो ग्रहण करे निष्क्रिय गैस कहलाता है। प्रश्नानुसार क्लोरीन के अलावा सभी निष्क्रिय गैस हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे, हरित गृह प्रवाह किस गैस के अधिक मात्रा में से होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। हरित गृह प्रवाह जिसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के अधिक मात्रा में बढ़ने से होता है। साथियों अगर बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग का, तो जब ग्रीन हाउस प्रभाव ऊंचे स्तर पर होता है जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही आपके उत्तरदायी होते हैं, तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे, तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन आपका 78% आपके पाए जाते हैं। अगला की को आप बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर देख पाएंगे ऑक्सीजन, ये लगभग आपके 21% पाए जाते हैं। एग्जैक्ट आपको नहीं पूछा जाएगा, रेयर केस में ही हो सकता है आपको पूछा जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आपका लिया जाता है, नाइट्रोजन 78% और हाइड्रोजन 0.01% आप लेकर के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या कहा जा रहा है कि क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिल्ली, जिसे हम लोग पलीहा या ब्लड बैंक कहते हैं, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तिल्ली जिसे पलीहा भी कहा जाता है, जो अंग कहा जा रहा है कि अग्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम, या कहा जा रहा है कि रीढ़धारी सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। दोस्तों आरबीसी को मेनली अगर देखा जाए, इसका जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, ये ब्लड बैंक यानी पीलिया में चला जाता है, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण बोन मेरो में होता है, जिसे लाल अस्थि मंजा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है जीवाणु के नाम से। यह अपघटन करने वाले जो है जाने जाते हैं, लेकिन मिट्टी में मिलाने की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, कहा जा रहा है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? खसरा, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, उपर्युक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी आपके जो है बीमारी विषाणु के कारण से होते हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में वंश वृद्धि करता है। विषाणु के कारण रेबीज, खसरा, हर्पिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, गलशोध, एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ज्वार, पोलियो आदि जैसी बीमारी जो है आपकी होती रहती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंत ज्वर, जो कि बैक्टीरिया के कारण से उत्पन्न होता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ पॉइंट है दोस्तों, कहा जा रहा है कि मानव रोगों में आंत्र ज्वर बैक्टीरिया के कारण होता है, जो सामान्यतः खराब भोजन खाने से होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइरिस पर, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ पॉइंट दिया गया है कि मनुष्य की आंख का रंग आंख के भीतर स्थित आइरिस पर निर्भर करता है, और मानव नेत्रदान में कहा जा रहा है कि नेत्रदान में पूरी आंख दान नहीं दिया जाता है, बल्कि कॉर्निया को दान दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है साथियों, कहा जा रहा है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र शरीर से बाहर लेकर के आता है, तो इसे कहा जाता है यूरेथ्रा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खसरा और रूबेला। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरवरी 2022-27 में फरवरी 2017 में खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल
टीके का शुभारंभ किया है, जो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि मनुष्यों में पित्त का कहा जा रहा है कि किस अंग में होता है। पित्त का उत्पादन दोस्तों किस अंग में होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिगर में, जिसे यकृत कहा जाता है। मॉर्निंग में कवर कराया है इसका दोस्तों देखेंगे तो पीएच मान आपका 7.7 होता है। जितने भी नोट्स कराए हैं इसी के अंदर से आपका सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर होती है, जिसे मनुष्यों में पित्त का उत्पादन भी कहा जाता है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित जो निम्नलिखित को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है जैसे कि खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र दिया गया है। तो दोस्तों एक मनुष्य ही आपका है, जो मनुष्य है आपका मुख्य रूप से अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एक दोस्तों आपके मनुष्य है, जो मनुष्य के अंतर्गत आपके कुछ मनुष्य आपका खिलाड़ी भी हो सकता है, कुछ मनुष्य आपका छात्र भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका दूसरा वाला आपका करेक्ट होना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन सी में दिया गया है तो सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ से आपका जितने भी आपका रीजनिंग का दिया गया ये सभी आपका सॉल्व करके दिया गया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसको सॉल्व करके जो है टाइम को बर्बादी करना ये आपका सही है। तो आप सभी लोगों का इसका कंप्लीटली पीडीएफ दे दिया जाएगा, अलग से भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका कंप्लीट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको ट्रिक के जरिए भी आपको दिया गया है, तो इसका पीडीएफ कंप्लीटली आपको भेज दिया जाएगा। तो आप प्रॉपर तरीका से दोस्तों जितनी भी आपका मैथमेटिक्स वगैरह दिया गया है इससे आपको जो है सॉल्व करना है, बेहतरीन तरीका से आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मैंने स्किप कर दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अतिथि के लिए और जो भी कैंडिडेट ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आपको सिंपली ऐड होना है। ग्रुप के अंतर्गत जैसे ऐड होंगे ये कंप्लीटली आप पीडीएफ को लेकर के ऑल ओवर जितनी भी आपका नोट्स वगैरह है सारा कुछ आप अचीव करके बेहतरीन तरीका से क्लियर दोस्तों आप कर पाएंगे मात्र आप 99 में। चूंकि इसके अंतर्गत जितने भी आपका कोर्स है ये सारा दोस्तों आपका कॉस्टली और बड़े बड़े टीचर का है, जैसे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी खान सर, ये ऑल ओवर गाइडलाइंस के तहत सारे आपके जो है चलाए जा रहे हैं। चाहे आपका कोटल या जीएस आपका हो तो 7050513705 पर आपको एसएमएस या कॉल करके कंप्लीटली आपको इंक्वायरी लेकर के ग्रुप के अंतर्गत ऐड होना है। तो साथियों कहा जा रहा है कि अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक का यूज हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि प वर्ग यानी कि प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है। खुद से आप उच्चारण करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर प से हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा, आपको दोस्तों आपका पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जो छात्र परिश्रम करेंगे वो अवश्य सफल होंगे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। पहला तो परिश्रम करना है, दूसरा आपको सफल होना है, तो ये आपका मिश्रण है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, तो इसे संधि कहते हैं। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए, आप लोग देख लीजिए क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे समुच्चयवाचक कहते हैं, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मरण, जो लिखा गया है ये बिल्कुल आपका शुद्ध दिया गया है, तो ऑप्शन आपका फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, अ ई उ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है ह्रस्व स्वर्ण वर्ण कहा जाता है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके जो है कुछ प्रश्न आपके बचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि क्या आ स्वर संधि, कहा जा रहा है क्या आ स्वर ध्वनि, और कहा जा रहा है कि आ और ओ के बीच कोई बीच की ध्वनि है। देखिए प्रश्न को आप समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है क्या आ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच का ध्वनि है, तो दोस्तों आपका बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपको मैथमेटिक्स का इंग्लिश का दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों कहा जा रहा है कि वी आर सो लेट डैश, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया है इंग्लिश आपका, इसको भी आप सभी लोग जो है ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, तो बिल्कुल आप सभी लोग इसको ग्रुप में जा करके सारी चीज़ों को आप बेहतरीन तरीका से क्लियर करेंगे। बाकी जो लोग ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं ग्रुप से ऐड होने का काम करेंगे। बाकी दोस्तों किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप सारे क्लास को बेहतरीन तरीका से क्लियर कर पाएँ और निश्चित रूप से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएँ। दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक करके वीडियो को अवश्य आप सभी लोग जो है शेयर कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।